हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, और यह लेक्चर 11 है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ तथा विकिरण का द्वैत व्यवहार, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जब विद्युत चुंबकीय किरणों को हम लोग पढ़ रहे थे तो पहले से हमको ज्ञात है कि विद्युत चुंबकीय किरणों में तरंग के भी गुण होते हैं और कण के भी गुण होते हैं। इसी को हम दोहरा व्यवहार कहते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति दो प्रकार की होती है, पहला तरंग प्रकृति और दूसरा कण प्रकृति। प्रकाश के गुणों जैसे विवर्तन तथा व्यतिकरण की व्याख्या तरंग प्रकृति द्वारा की जाती है। तो प्रकाश के गुण में है विवर्तन और व्यतिकरण, और इनकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तरंग प्रकृति द्वारा की जाती है। यहाँ विवर्तन और व्यतिकरण हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। छोटे में बता दे रहा हूँ, विवर्तन कौन सी घटना है? जब कोई प्रकाश किरण या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, अगर बीच में कहीं बाधा उत्पन्न होती है तो उस बाधा के पास वह किरण हल्की सी विचलित होती है, हल्की सी मुड़ जाती है, उसी को विवर्तन कहते हैं। और व्यतिकरण की घटना, यदि दो समान आवृत्ति वाली प्रकाश की किरणें हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो 3D में त्रिभुज में उनका मिला जुला रूप दिखता है, इसको हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों घटनाओं की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति द्वारा ही की जा सकती है। आगे देखो, प्रकाश के गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा अवशोषण की व्याख्या कण प्रकृति द्वारा की जाती है। तो प्रकाश के गुण जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, प्रकाश का गुण प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम देखें किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा अवशोषण के कारण। और ऊर्जा अवशोषण किस रूप में होता है? फोटॉन के रूप में होता है। तो वहाँ क्या व्यक्त करता है? कण प्रकृति व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम किसके द्वारा कर पाएंगे? कण प्रकृति द्वारा। कि प्रकाश में क्या होती है? कण प्रकृति भी होती है। तो कण प्रकृति द्वारा ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा उत्सर्जन या ऊर्जा अवशोषण की व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो। सन 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई दी ब्रागली ने बताया कि विकिरण की तरह द्रव्य में भी द्वैत व्यवहार होता है। तो 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुई दी ब्रागली। उन्होंने यह बताया कि जिस तरह से प्रकाश में दोहरा व्यवहार होता है, तरंग का गुण और कण का गुण, उसी तरह द्रव्य कणों में भी, पदार्थों में भी दोहरा गुण होता है। सभी पदार्थों में दोहरा गुण होता है। अगर उनमें वेग है तो वो तरंग के गुण भी प्रदर्शित करेंगे और कण के गुण भी प्रदर्शित करेंगे। तो इनमें भी द्वैत व्यवहार होता है, एक तरंग प्रकृति और एक कण प्रकृति। अर्थात इलेक्ट्रॉन में भी तरंग व कण दोनों के गुण होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक कण है। तो इसमें भी तरंग के गुण और कण के गुण दोनों होंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ नाम क्यों आ गया? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल को और वेव यांत्रिकी परमाणु मॉडल यानी आधुनिक परमाणु मॉडल को। तो वहाँ हमको क्या देखना होगा? इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में कहाँ स्थित होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या जानना होगा? पदार्थ का तथा विकिरण का द्वैत व्यवहार। तो यहाँ देख लो, इलेक्ट्रॉन में भी तरंग व कण दोनों के गुण होते हैं। एक सामान्य पदार्थ कण की बात करें तो पदार्थ कण जब गति करता है तो हमको लगता है कि वह सीधे मार्ग में गति कर रहा है, लेकिन क्या है? पदार्थ कण जब गति करता है तो वह सीधे मार्ग में गति न करके बल्कि क्या, तरंग के रूप में गति करता है। और वह कण है तो उसमें कण और तरंग दोनों के ही गुण होते हैं। और यह बात बताई ब्रागली ने। ठीक है, और ब्रागली ने इसके लिए एक समीकरण भी दिया, एक रिलेशन दिया है। तो आगे है दी ब्रागली समीकरण, दी ब्रागली इक्वेशन। यह समीकरण पदार्थ की कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह समीकरण बताता है कि प्रत्येक द्रव्यमान व वेग युक्त कण की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। तो डी ब्रागली समीकरण क्या करता है? तरंग प्रकृति और कण प्रकृति के मध्य आपस में रिलेशन देता है। ठीक है, तो डी ब्रागली ने जो इक्वेशन डिराइव किया था, हम लोग भी उसको डिराइव करेंगे, उसकी व्युत्पत्ति करेंगे। तो चलो डी ब्रागली इक्वेशन को शुरू करते हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण द्वारा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा
समीकरण से। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E बराबर mc²। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। और दूसरा है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? E बराबर h न्यू, ठीक है। जहां h प्लांक नियतांक है और न्यू तरंग की आवृत्ति है, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। क्या यहां मिल जाएगा? h न्यू इक्वल टू mc², ठीक है। ये रिलेशन मिला है, इस रिलेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं। इस साइड आ रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि v बराबर n लैम्डा होता है। इन सूत्रों को पहले हम पढ़ चुके हैं। v बराबर n लैम्डा। v क्या है? एक तरंग का वेग है, n उसकी आवृत्ति है और लैम्डा उसका तरंग दैर्ध्य है। अगर प्रकाश का केस लिया जाए तो प्रकाश के वेग को c द्वारा दिखाते हैं। c इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। जहां c प्रकाश का वेग, न्यू उसकी आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। यहाँ से अगर हम लैम्डा को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? c बटे न्यू, ठीक है। और यदि 1/λ निकालना चाहें तो न्यू बटे c करेंगे। इसका यूज करेंगे हम इस इक्वेशन में। ये क्या है? h न्यू इक्वल टू mc²। mc² को हम c इंटू सी, यहाँ देखो mc² था, c² को c इंटू सी कर लिया। अब क्या करेंगे? इस c को हम इस साइड लेके आते हैं, या h न्यू बटे c इक्वल टू mc, ठीक है। और न्यू बटे c, यहाँ देखो न्यू बटे c किसके बराबर है? 1/λ, या h इंटू 1/λ इक्वल टू mc, ठीक है। यहाँ से हम लैम्डा को निकाल सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/mc, ठीक है। ये रिलेशन है किसके भी? किसी भी तरंग के तरंग दैर्ध्य में, और उसमें यदि फोटॉन्स हैं, द्रव्य कण हैं, तो उनके द्रव्यमान के मध्य। इसको हम इस समीकरण को एक द्रव्य कण पे लागू करते हैं। एक माना एक द्रव्य कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, ठीक है। यहाँ प्रकाश का वेग लिया गया है। यहीं पे हम क्या रखेंगे? एक द्रव्य कण का द्रव्यमान और उसका वेग रखेंगे। इधर आ जाते हैं। लैम्डा इक्वल टू h बटे m इंटू सी की जगह क्या रखेंगे? v रखेंगे, m इंटू v। और m भी हम जान रहे हैं, m भी क्या कहते हैं? h बटे p, संवेग कहते हैं। तो ये रिलेशन है किसके किसके मध्य? देखो, यह समीकरण पदार्थ की कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करता है और बताता है कि प्रत्येक द्रव्यमान व वेग युक्त कण की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। तो प्रत्येक द्रव्यमान और वेग युक्त कण के लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। यहाँ ध्यान दो, अगर वह वस्तु छोटा हुआ, बहुत सूक्ष्म हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान कुछ निकल के आएगा। लेकिन अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य अति सूक्ष्म हो जाती है, तो वो तरंग दैर्ध्य पता नहीं चलेगी, महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ द्रव्यमान और वेग दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा का मान। यानी द्रव्यमान ज़्यादा हुआ तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, द्रव्यमान बहुत कम होगा तो तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे कि तरंग दैर्ध्य का मान किस तरह से द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल इस प्रकार है, 1 ग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करते हुए एक कण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। चलो देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। m का मान दिया है 1 ग्राम,
इसको क्या करना होगा, किलोग्राम में चेंज करना होगा ना। 1.0, ये 1.0 ग्राम है, ठीक है। 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। कण का द्रव्यमान ये हो गया, और कण का वेग दिया है v = 10 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको क्या लगाना होगा, डी ब्रॉगली का समीकरण लगाना होगा, ठीक। तो डी ब्रॉगली के समीकरण से, डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, लैम्डा = h/m × v। अब इसी में वैल्यूज को रखो। h प्लैंक नियतांक है, इसका मान कितना होता है, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है, ठीक है। और क्या है, m है, इसकी वैल्यू है 1.0 × 10⁻³ और v है, इसका वैल्यू है 10। और सॉल्व करेंगे इसको तो नीचे क्या बच जाएगा, 10⁻², ऊपर करेंगे तो 10⁻+2 होगा। ये वैल्यू आ जाएगी 6.626 × 10⁻32 मीटर, ठीक। ये तरंग दैर्ध्य है इस कण की, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम m का मान बहुत कम रखेंगे, m का मान बहुत कम रखेंगे। तो वह कण कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी प्राप्त होती है। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 3 × 10⁻25 जूल है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो ये हम जानते हैं इतना होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी हुई है, तो इससे हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, E = 12mv², ठीक है। यहाँ से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं ना। v = क्या हो जाएगा, √2e/m के, यहाँ वैल्यूज को रख दो। 2 और e का मान है 3.0 × 10⁻25/m यहाँ रखते हैं 9.1 × 10⁻31, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 812 मीटर प्रति सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन का वेग है, 812 मीटर प्रति सेकेंड। हमको द्रव्यमान ज्ञात है, वेग भी मिल गया। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा = h/mv, ये वैल्यूज रखते हैं। h का मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड बटे m का मान है 9.1 × 10⁻31 और v कितना निकल के आया है, 812 मीटर प्रति सेकेंड। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.967 × 10⁻7 मीटर। और यदि इसको हम नैनोमीटर में बदलेंगे तो 10⁹ से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 896.7 नैनोमीटर, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य इतना हमको मिल रही है, ठीक ना। इससे कंपैरिजन करो तो एक कण था, जब उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ था, 1 ग्राम दिया हुआ था, तो उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम मिल रही है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सूक्ष्म कण है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य इस कण की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो इस सूत्र में हम लोग क्या देखते हैं, लैम्डा = h/m × v, कि किसी कण का द्रव्यमान बहुत कम हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य कुछ प्राप्त होती है, और किसी कण का द्रव्यमान ज़्यादा हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ही सूक्ष्म होती है, जो पता भी नहीं चलती, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।